अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ हाज़िर तौकीर काज़मी आपके साथ। तो आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादातर बात करूँगा जर्मन पासपोर्ट के हवाले से। आप अगर इस वीडियो के एंड तक रहेंगे तो मैं आपको कुछ मिथ्स हैं जर्मन पासपोर्ट के हवाले से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जर्मनी के अंदर आप किस तरह से जर्मन पासपोर्ट को एक्वायर कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जर्मनी के अंदर अगर हम पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितना टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँ, फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सो बहुत ये आजकल एक हॉट टॉपिक है जर्मन पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि लॉज़ चेंज हो रहे हैं आजकल काफ़ी सारे, और फ्यूचर में भी लॉस चेंज होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को जर्मन पासपोर्ट के हवाले से थोड़ी गाइडेंस दूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये कि जर्मन पासपोर्ट लेने के लिए जो आपका पाथवे है वो कैसा होना चाहिए और कितना टाइम लगता है और शॉर्टेस्ट अरसा कितना है। तो इसके हवाले से कुछ मिथ्स हैं, मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि लीगली जो जर्मनी के अंदर इस वक़्त जो लॉ है वो कि अगर आप लीगल स्टे 5 साल जर्मनी के अंदर आपका है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फिल करें तो आप जर्मन पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 साल का जो अरसा है वो आप लीगली अप्लाई करने का अरसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं, मैं वो आपको समझाऊँगा सबसे पहले कि आप किस तरह जल्दी ले सकते हैं आफ्टर लाइक वैलिडिटी पीरियड जो कि 5 साल का है। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन है वो ये है कि आपने 5 साल जर्मनी में गुज़ारने हैं लीगली। तो ये बात आप अपने माइंड में रखें। पहले 3 साल भी उन्होंने एक लॉ चेंज करके एक जो फ़ास्ट ट्रैक पासपोर्ट का वो एक ऑप्शन रखा हुआ था, जिसमें आपको हाई इंटीग्रेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए था, जो कि आप C1 जर्मन, एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का जर्मन लेवल है, उसके साथ आप 3 साल के अंदर भी जर्मन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते थे। वो अब लॉ ख़त्म हो चुका है अनफॉर्च्यूनेटली, अब 5 साल वाला ही लॉ है। तो अब ये 5 साल का मतलब क्या है? 5 साल का मतलब ये है कि 5 साल में आप अप्लाई कर सकते हैं लीगली अगर आप स्टे कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा कि एक बंदा आता है एज़ अ स्टूडेंट पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, लेट्स से एज़ अ स्टूडेंट जर्मनी में पहुँचता है। फिर वो अपना मास्टर्स करता है 2 साल का, फिर मास्टर्स के बाद फिर जॉब सर्चिंग में जाता है, फिर जॉब मिलती है, फिर पार्ट टाइम जॉब्स करता है। तो इस तरह वो 5 साल गुज़ार देता है। क्या ये 5 साल का अरसा काउंट होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि उसका एक लीगल स्टे है जर्मनी के अंदर, तो ये 5 साल का अरसा उसका बिल्कुल काउंट होगा और 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ भी आपका फुली काउंट होगा इसके अंदर। लेकिन जो पीआर जो परमानेंट रेज़िडेंसी है, जो कि मैंने पिछली एपिसोड में आपको बताई थी, उसकी रिक्वायरमेंट्स और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपका लीगल 5 ईयर स्टे है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने B1 जर्मन लेवल आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। B1 जो जर्मन लैंग्वेज होता है वो काफ़ी एडवांस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता कि आप ना कर सकें। तो विदिन 5 ईयर्स इट्स रियली ईज़ी फॉर यू टू डू द लैंग्वेज। आपको 6-7 महीने लगते हैं B1 लेवल तक पहुँचने में। अगर आप रेगुलर करें तो आप 8-9 महीने तक आप B1 लेवल कर चुके होते हैं। तो आपका 5 साल का स्टे होगा लीगली जर्मनी के अंदर, फिर आपके पास B1 लैंग्वेज होगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट फिर आपके पास एक जॉब होगी। तो आप स्टूडेंट भी अगर आप 5 साल रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अनफॉर्च्यूनेटली, क्योंकि आपको प्रूव करना होता है कि आप फुल टाइम आप काम कर रहे हैं, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट को। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप अप्लाई करते वक़्त आपके पास फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने सबमिट करवाना होता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप 5 साल रह चुके हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब मार्केट में आप एंटर हुए हैं, आपके पास फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो इट डज़न्ट मैटर कि अगर आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का, द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, आप जर्मन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो फिर आप 5 साल के बाद आप ईज़िली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या क्राइटेरिया है? उसके बाद ये क्राइटेरिया है कि जब आपके पास फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा और लैंग्वेज होगी और आपके पास 5 साल का अरसा होगा, तो उसके बाद आप ये है कि आपका एक इंटीग्रेशन लेवल का एक टेस्ट होता है, वो भी आपने प्रूव करना होता है। तो ये क्या टेस्ट होता है? ये बेसिकली इसको कहते हैं जर्मन में लेबन इन डॉइचलैंड।
तो लाइफ इन जर्मनी जिसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो इसका एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको कोई 35-40 क्वेश्चंस पूछते हैं जर्मन कल्चर के हवाले से, जर्मन हिस्ट्री के हवाले से, जर्मन पॉलिटिक्स के हवाले से। तो इसकी अपॉइंटमेंट आप पहले ही ले लें, क्योंकि फिर आपको ईजी होगा, बाद में अपॉइंटमेंट लेने में भी मसले होते हैं। तो आप ये टेस्ट पहले से ही दे सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप 5 साल करके ही ये टेस्ट दें। आप शुरू में 2 साल या 2.5 साल गुजारने के बाद भी एक अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास ये लेबन इन डॉइचलैंड या लाइफ इन जर्मनी का जो टेस्ट होगा वो पास करेंगे, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रेडी होगी। तो आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जर्मन जो कल्चर और इंटीग्रेशन का जो टेस्ट होता है उसका होना चाहिए। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने जर्मन से कोई वो कहते हैं शूल अब्शलुस कहते हैं, अगर आपने कोई डिग्री लेट्स से आपने अबिटुआ यानी एफएससी या इस तरह की कोई यहाँ से स्कूल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप ये एग्जम्पशन है कि आप ये टेस्ट ना दें तो भी आपका हो सकता है। उसके अलावा एक एग्जम्पशन ये है कि अगर आपने सोशल साइंसेस में लेट्स से आपने पॉलिटिकल साइंस, आपने सोशियोलॉजी या इस तरह की सोशल साइंसेस के फील्ड में मास्टर्स किया है जर्मनी से, तो कुछ रीजन्स के अंदर ये है कि आपको एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से आप पढ़े हैं, तो आपको नो हाउ होगी यूरोपियन कल्चर के हवाले से, यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से या जर्मन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के हवाले से। तो इन लोगों के लिए भी आपको एक एग्जम्पशन होती है ये टेस्ट देने के लिए। तो फिर अगर जिन लोगों का जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो इंजीनियरिंग है या साइंटिफिक स्टडी है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ये लेबन इन डॉइचलैंड, लाइफ इन जर्मनी वाला टेस्ट लाजमी होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैरियर के शुरू के फर्स्ट 2 ईयर्स में ही कोशिश करें कि ये डॉक्यूमेंट आप ले लें, ताकि बाद में आपको ज़्यादा वेट करना ना पड़े। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास लीगली आप 5 साल जर्मनी में भी रहे हैं, आपके पास B1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी है, आपके पास लाइफ इन जर्मनी जो इंटीग्रेशन का जो टेस्ट है उसका भी सर्टिफिकेट है, तो अब आप कब अप्लाई करें? 5 साल के क्या फ़ौरन बाद अप्लाई करें या 1 साल पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, तो यहाँ पे ये टेक्निकलिटी है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर देखें 5 साल में तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं। हर रीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि एक साथ लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करने लगे हैं, तो वेटिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिस रीजन में मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आपको मिनिमम 25 मंथ्स लगेंगे प्रोसेस होने में, जो सारी एप्लीकेशन है। तो दैट मीन्स कि अगर आप लेट्स से आप चौथे साल में हैं और चौथे साल के अंदर ही आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें, ताकि वो एप्लीकेशन रिसीव होकर प्रोसेस होने तक आपका पूरा टाइम 5 साल वैसे भी गुजर चुका होता है। क्योंकि हर रीजन के अंदर मतलब मिनिमम तो 1 ईयर आपको जर्मनी में आप कहाँ भी अप्लाई करें, 1 साल तो आपको लगता ही लगता है। तो ये कहना कि आप 5 साल में जर्मन पासपोर्ट लेंगे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि 5 साल में तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। फिर वो रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है कि आपको फिर प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। कुछ रीजन्स के अंदर 1 साल में प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट होता है, कुछ रीजन्स के अंदर 2 साल में होता है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है लोग 2-2 साल से वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहले 4 साल के अंदर भी आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आप एप्लीकेशन डाल दें। जब तक आपकी एप्लीकेशन जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंच चुकी होंगी, जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू होगी, तो आपका ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर चुका होगा। तो आपकी जो टाइम लिमिट है वो तब मैच भी करेगी, एंड देन आपको विद इन 5-6 ईयर्स पासपोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप 5 साल के बाद अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1.5-2 साल और वेट करना पड़ेगा, 6-7 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर एक और टेक्निकलिटी ये है कि अगर आप छोटे रीजन्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से किसी छोटे टाउन के अंदर आप जाके अप्लाई करें, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम कम होता है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से अगर आपने अप्लाई किया है म्यूनिख में या बर्लिन में या हैम्बर्ग में, इस तरह के बड़े शहरों में आपने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बड़े शहरों में इंटरनेशनल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो सिटीजनशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ आपकी एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। तो जो पहले एप्लीकेशंस होंगे वो सारे जब तक प्रोसेस नहीं होंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा जो न्यू जो एस्पिरेंट्स हैं जर्मन पासपोर्ट के लिए, तो आप रिलोकेट भी कर सकते हैं जस्ट टू गेट द पासपोर्ट फास्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब ऑफर होती है कहीं छोटे से टाउन के अंदर और वहाँ की आबादी भी बिल्कुल कम है, तो आप अपने आप को जल्दी से रिलोकेट करके वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे एप्लीकेशन ही कम आ रही होंगी, तो आपकी एप्लीकेशन हो सकता है 6-7 महीनों के अंदर पूरी कंप्लीट हो और आपको पासपोर्ट मिल जाए। फिर जैसे ही आपको पासपोर्ट मिलेगा,
तो यू कैन रीलोकेट योर सेल्फ टू एनी बिग सिटी इन जर्मनी यू वांट। तो ये चीज़ आपको बहुत ही टेक केयर करने की ज़रूरत है कि छोटे शहरों के अंदर प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल कम लगता है, बड़े शहरों के अंदर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रख के ये सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी है और फिर आपने अप्लाई करनी है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप का प्रोसेसिंग टाइम अगर इतना लंबा है तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग टाइम अगर आपकी जॉब चली जाए खुदा ना खास्ता, या आप लेट्स से रीलोकेट करें कहीं और आपने एप्लीकेशन एक टाउन में डाली थी और आप दूसरे शहर मुंतकिल हों तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और आप जॉबलेस हों तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले देखें जो जॉब का ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी जॉब चली जाती है, लेट्स से आपने एप्लीकेशन डाल दी है, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू होती है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की रीचेकिंग होती है। तो लेट्स से आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो गया है जब आपने दिया था, और जब तक वो उन्होंने चेक किया है तो फिर आपको वो एक फॉलो अप ईमेल करेंगे। आपको कहेंगे कि जो आपने हमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजा था वो एक्सपायर हो चुका है, लिहाजा अपना नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाएं ताकि आपकी एप्लीकेशन को हम फर्दर प्रोसेस कर सकें। तो इसमें आपने जो अगर आपने जो कोई नई जॉब ली है तो उसका नया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप ईमेल करके उनको भेज सकते हैं। कुछ लोग पूछने से पहले ही भेज देते हैं, विच इज़ अ स्मार्ट मूव। अगर आप जॉब चेंज करते हैं, अगर आपको नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको पास वो ईमेल एड्रेस होता है, तो उस पे आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपको विद इन 1 वीक एक कंफर्मेशन एक पोस्ट आती है। आपको उस लेटर में मेंशन होता है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा। अगर आपके इंपॉर्टेंट कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप किस ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस कंफर्मेशन लेटर में होंगी। तो देखें, अगर विद इन फर्स्ट 2 वीक्स में वो कंफर्मेशन लेटर नहीं आता, इसका मतलब है उनको आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंची, लिहाजा आपने फॉलो अप करना है। क्योंकि जर्मनी के अंदर ये कंफर्मेशन लेटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आप फ्यूचर में श्योरिटी होगी कि देखें मेरे पास कंफर्मेशन लेटर भी है। आपने कहा था कि 20-25 महीने या 15 महीने प्रोसेसिंग टाइम होगा, तब तक वो कहते हैं कि हमसे रिप्लाई या मैसेजेस वगैरह ना करें। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो, लेट्स से आपकी जॉब चेंज हो, लोकेशन चेंज हो, तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही आप उनसे नहीं कांटेक्ट कर सकते कि हमारी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। दे वोंट एंटरटेन सच ईमेल्स। तो अगर आप अगर आप जॉब चेंज हो तो फिर आप इस ईमेल एड्रेस पे भेज के नया कॉन्ट्रैक्ट भी भेज सकते हैं, ताकि वो उसको अपडेट करें आपकी एप्लीकेशन को। अब लोकेशन चेंज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, क्योंकि देखें हर रीजन के अंदर अपना प्रोसेसिंग टाइम होता है, अपने लॉज होते हैं। तो अब लेट्स से आपने एप्लीकेशन डाली है बर्लिन के अंदर, तो बर्लिन के अंदर आपने एप्लीकेशन डाली थी, 6 महीने के बाद आपकी जॉब चली जाती है, आपको एक नई जॉब ऑफर होती है लेट्स से म्यूनिक के अंदर। तो आप रीलोकेट करते हैं बर्लिन से म्यूनिक, लेकिन आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई हुई थी बर्लिन के अंदर। तो उससे क्या आपको नुकसान हो सकता है? उससे ये हो सकता है कि फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में जो टाइम था वो थोड़ा सा डबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बर्लिन जो एम्बेसी होगी या बर्लिन में जो अथॉरिटीज़ होंगे, वो आपकी एप्लीकेशन जैसे ही आप म्यूनिक शिफ्ट होंगे, म्यूनिक के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स म्यूनिक चले जाएंगे। तो फिर म्यूनिक के अंदर प्रोसेसिंग टाइम दोबारा से शुरू होगा। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो दोस्त अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट मिलने तक आप अपनी सिटी चेंज ना करें। अगर आपने सिटी चेंज करना है तो सिटी चेंज करने के बाद ही अप्लाई करें, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर एक दफ़ा आप अप्लाई करते हैं फिर शहर चेंज करते हैं, तो वहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट पहुँचने, वहाँ दूसरे शहर में डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने में आपके 7-8 महीने वैसे भी ज़ाया होंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर क्या होता है, आपको जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको अथॉरिटीज़ रेगुलर कांटेक्ट करना शुरू करेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ है, प्लीज़ आपने ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना है। तो फिर उनके साथ आप कम्युनिकेट रेगुलर रखें, आपने दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते जाएं, तो फिर उससे मामलात आपको ईजी पड़ेंगे। कुछ लोगों के पास टेम्परेरी रेजिडेंस होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास 2 साल की रेजिडेंस है या 1 साल की रेजिडेंस है, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपकी रेजिडेंसी एक्सपायर होने वाली है। तो जब प्रोसेस होना शुरू हो जाए आपकी एप्लीकेशन, तो आपसे कहेंगे कि देखें, आपने जब अप्लाई किया था आपका जो रेजिडेंस परमिट था वो 1 साल के लिए वैलिड था, तो अभी ये एक्सपायर होने में 2 महीने रह गए हैं। तो आप अपनी एक्सटेंशन के साथ नया रेजिडेंस परमिट अपना सबमिट करवाएं, ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें। तो फिर उसमें आपने जो आपका रीसेंट जो रेजिडेंस परमिट होता है वो आपको ईमेल करके सबमिट करवाना होता है। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली उनको ईमेल करके कहें कि माय प्रीवियस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, सो हियर इज़ माय न्यू डॉक्यूमेंट।
फिर उसमें जो पीआर होती है, जो परमानेंट रेजिडेंस होते हैं, उनके लिए एक एज होता है क्योंकि उनकी रेजिडेंस एक्सपायर नहीं होती और अथॉरिटीज़ को पता होता है कि इस बंदे के पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती रहती है, वो स्टॉप नहीं होती। जिनके टेम्परेरी रेजिडेंस होती है उनकी रुक जाती है ताकि नया जो रेजिडेंस परमिट आके सबमिट होगा तभी वहाँ से आगे प्रोसेस होगी। तो इसलिए अगर आपके पास पीआर है, आप पीआर भी एक्वायर कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो पीआर के हवाले से नहीं देखी, वो आप पिछली वीडियो में जाके पीआर को, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप पीआर भी पहले एक्वायर कर सकते हैं। तो देखें, पीआर और सिटीजनशिप टोटली डिफरेंट है, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। आप पैरेलल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पहले पीआर लेके सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, विदाउट पीआर डायरेक्ट सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप पीआर पहले ले लें फिर सिटीजनशिप ले लें, ताकि प्रोसेसिंग टाइम भी आपका बच जाए और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स फ्यूचर में आपको ना हो। तो अब फिर क्या होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, लेट्स से आप 5 साल में आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, फिर 1.5 साल के बाद आपको ईमेल्स आना शुरू हो गई, फिर 1.5 साल 2 साल के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। तो फिर वो आपको फिर उस इंटरव्यू में बुलाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपसे, और बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस में भी फेल हो सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका जर्मन लेवल, इट्स नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट। वो इंटरव्यू के अंदर आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, जर्मन बेसिक लॉ क्या है, अच्छा जर्मनी की बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं, आपने जर्मन में उनको बताना होता है। एक डॉक्यूमेंट आपको आता है, उस पर आप सिग्नेचर करते हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड एवरीथिंग। अभी तो इसराइल का भी उन्होंने डाला है कि इसराइल को एज ए स्टेट आपने एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर वो आप समझ नहीं पाते, क्वेश्चंस को जर्मन में आंसर नहीं कर सकते। एक मेरा दोस्त था रिसेंटली, उसका जो इंटरव्यू है वो, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको जर्मन में एक दो क्वेश्चन समझ नहीं आए, वो अप्रोप्रिएटली और प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसके इंटरव्यू के बाद उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो जब आपकी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाती है, तो आपका कोई 2-250 यूरो की फ़ीस होती है। तो वो फ़ीस आपको डिस्पाइट वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, फिर प्रोसेस आपका ज़ीरो से शुरू होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जर्मन आप अपनी फ्लुएंसी थोड़ी-सी बना लें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। इफ़ यू कैन नॉट स्पीक इन जर्मन, आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड नॉट टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, डिस्पाइट अगर आप सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू में जाके 2-3 सवालात के जवाब भी जर्मन में ही देने होते हैं। तो इसके लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना हो। जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तो इंटरव्यू के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आइनबीगोंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो उस सर्टिफिकेट को फिर आप ले जाके अथॉरिटीज़ को सबमिट करवाते हैं, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को, तो फिर वो आपको पासपोर्ट इशू करते हैं, जो कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स या उसी महीने आपको पासपोर्ट इशू होता है। तो ये सारी जो जो सारा प्रोसेस था, वो जर्मनी के अंदर पासपोर्ट एक्वायर करने का प्रोसेस था। और जर्मनी के अंदर मैं यही कहूँगा कि पूरे यूरोप में अभी लॉज चेंज हो रहे हैं, जर्मनी में फिर भी ईजी हैं। आप को सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर थोड़ा कल्चरल नो हाउ होनी चाहिए, और ज़बान की थोड़ी सी फ्लुएंसी हो, तो आप इजीली पासपोर्ट, जर्मन पासपोर्ट ले सकते हैं। और रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो जर्मन न्यू गवर्नमेंट है, सीडीयू, ये इस लॉ को चेंज करना चाह रही है, क्योंकि राइट विंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जर्मनी के अंदर पासपोर्ट लेना बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा सा टफ करें ताकि लोग इतनी ज़्यादा सिटीजनशिप ना लें। क्योंकि यहाँ पे राइट विंग प्रोपागंडा भी बहुत हो रहा है कि बहुत सारे बाहर के लोग जल्दी से सिटीजनशिप लेके हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मिक्स हो गए हैं। तो इस हवाले से अब जर्मन गवर्नमेंट, जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट है, सीडीयू, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो ये उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है रिसेंटली असेंबली के अंदर के दोबारा पुराने जो लॉस थे 8 साल के बाद एलिजिबिलिटी का, और B1 से वो B2 लेवल तक लेके जाने के चांसेस हैं। क्योंकि जो हालात मुझे लग रहे हैं, वो यही होगा इन फ्यूचर कि आपको B2 लेवल की जर्मन आनी चाहिए, और ज़्यादा फ्लुएंसी आपको दिखानी पड़ेगी, और फिर 8 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। फिर भी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो तो 2-2.5 साल और लगा लें, 10-11 साल तक चले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो लोग क्राइटेरिया को फुल करते हैं, तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर लें, जल्दी से एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हो गई, तो आपको पुराने लॉस के अंदर ही आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इससे पहले कि लॉस चेंज हो और क्राइटेरिया और सख्त हो, मेक योर ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड देन जस्ट अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और जो लोग स्टूडेंट हैं जर्मनी के अंदर, या फ्यूचर में आना चाहते हैं पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से, तो वो अपने माइंड में बिठा लें कि ज़बान के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आपको ज़बान सीखनी होगी। जो अभी भी पाकिस्तान में रह के प्लान कर रहे हैं कि वो जर्मनी मूव हो, एंड इन फ्यूचर पासपोर्ट का उनका इरादा है, तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से एटलीस्ट बेसिक लेवल्स A2 या A1 तो बहुत ही ईजी है। आप A2 B1 तक अगर करके आएँ, तो आपके बहुत ज़्यादा मसले हल होंगे जर्मनी के अंदर।
सो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं बहुत सारी डिटेल्स दूंगा पासपोर्ट के हवाले से, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। ये मेरी फर्स्ट एपिसोड है सीरीज़ की पासपोर्ट की। तो आपके जो इस हवाले से क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स को पढूं और रिप्लाई करूं। और फ्यूचर में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। मैं सारे जो प्रोसेसेस हैं पीआर के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, रेजिडेंसी के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज़ में ये इसी चैनल के अंदर डिस्कस करूँगा। और उम्मीद है कि आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आई होगी, और मैंने काफ़ी आपके जो क्वेश्चंस थे पासपोर्ट के हवाले से जर्मनी के अंदर, उनके मैंने आंसर दिए होंगे। तो मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी वीडियोस इस तरह की बनाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।